परमाणु सिद्धांत में हमने जाना डाल्टन के सिद्धांत के बारे में, उसकी उनकी सीमाओं के बारे में भी हमने क्लियर जान लिया। अब जे थॉमसन आधुनिक सिद्धांत के बारे में भी हम जान चुके हैं। लास्ट हमारा रदरफोर्ड का सिद्धांत है कि रदरफोर्ड के सिद्धांत ऐसा क्या था कि जे थॉमसन ने इस सिद्धांत की उपयोगिता से आधुनिक सिद्धांत का निर्माण किया। तो क्या है रदरफोर्ड का सिद्धांत और इनकी सीमाएँ हैं या नहीं, ये जानते हैं। तो रदरफोर्ड के सिद्धांत के बारे में जानें तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह सिर्फ परमाणु संरचना पर आधारित था। किस पर आधारित था? परमाणु संरचना पर आधारित था। तो उन्होंने इस सिद्धांत की रचना कैसे की? उन्होंने एक प्रयोग किया। वह प्रयोग था स्वर्ण पत्र विकिरण का प्रयोग। याद रखना, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो रदरफोर्ड के सिद्धांत सिर्फ परमाणु संरचना पर आधारित सिद्धांत था, जिन्होंने एक प्रयोग किया था स्वर्णपत्र विकिरण का, और यह सिद्धांत स्वर्णपत्र विकिरण सिद्धांत भी कहलाता है। तो जानते हैं कैसा हुआ था ये प्रयोग। तो रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण का पतला एक पत्ती लिया था, स्वर्ण की पत्ती, और उस पे उन्होंने अल्फा कणों का बौछार किया। अल्फा कणों का क्या किया था? बौछार किया था। और जब वो बौछार किए तो वो कंटिन्यू क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वो देख रहे थे कि ये विकिरण जब पत्ती से टकराती है तो क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक ऐसी संरचना दिखाई दे रही थी, है ना, जिसमें से अल्फा के कण क्या हो रहे थे? जा रहे थे और टकराकर वापस आ जा रहे थे। कुछ अल्फा कण जाने के बाद अंदर समाहित हो जा रहे थे, गायब हो जा रहे थे। कुछ अल्फा कणें वहाँ अंदर जाते ही जिग जैग होकर अपनी दिशा बदलकर गोल गोल उसी गोले के अंदर घूम रहे थे, और कुछ अल्फा कण इस पूरे गोले से बाहर आर पार हो जा रहे थे। तो इन चार कारणों के कारण संरचना में जब उन्होंने इन चार चीज़ों को देखा तो उन्होंने एक तथ्य निकाला कि हो ना हो ये गोल संरचना परमाणु की संरचना होती है। मतलब कि इस स्वर्ण पत्र मतलब तत्व के वो सूक्ष्मतम इकाई की संरचना है जिससे मिलकर यह स्वर्ण का तत्व बना है। तो इन्होंने इसका नाम परमाणु दिया। अब उन्होंने अल्फा के चार कारणों पर तथ्य निकाला कि हो ना हो इसमें से जो अल्फा कण, मतलब कि जो इस तरीके से अल्फा कण टकराकर वापस आ जा रही तो याद रखिए कि अल्फा कणें हमेशा ऋण आवेशित होती है ना, उच्च ऋण आवेशित होती है, और जो बीटा कणें होती हैं वो उच्च धनावेशित होती है, और जो गामा होती हैं वो उदासीनता का आयन लेकर रहती है। तो ये चीज़ है। तो जब उन्होंने ये अल्फा कणों का बौछार किया, उच्च ऋणावेशित कणों का, तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण टकराकर वापस आ जा रहे हैं। वापस आने का मतलब है हो ना हो इस पूरे गोले के बाहर तरफ कहीं कहीं पर ऋण आवेश उपस्थित है। तो जाहिर है जब अल्फा कण भी ऋण है, ऋण से ऋण जब टकरा रहा है तो वो प्रतिकर्षण की प्रक्रिया कर रही है। क्या कर रही है? प्रतिकर्षण की प्रक्रिया करके टकराकर रिपल्शन हो रही है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिपल्शन। ठीक है, तो प्रतिकर्षण हो रहा है जिसके कारण वो टकराकर वापस दूसरे दिशा में या अपने ही दिशा में वापस आ जा रही है। कुछ अल्फा कण क्या हो रही हैं? अंदर जाकर गायब हो जा रही हैं, समाहित हो जा रही। मतलब कि हो ना हो इनके केंद्र में कहीं ना कहीं धन आवेश का होना उपस्थित होगा, जिसकी वजह से जब ये ऋण आवेश धन आवेश से जुड़ती हैं तो क्या हो जाता है? वो आपस में जुड़ के वहीं पर ये कण शोषित हो जाती हैं। तो उन्होंने ये तथ्य निकाला। पहला क्या निकाला? कि हो ना हो उनमें ऋणावेश उपस्थित है, पहला तत्व कि ऋणावेश उपस्थित है। दूसरा तथ्य निकाला कि हो ना हो उनके केंद्र में धनावेशित उपस्थित है, जिसके कारण वो अल्फा कण शोषित हो जा रही है, गायब हो जा रही है। तीसरा हुआ कि अल्फा कण अंदर जाके अपनी दिशा परिवर्तित कर रही है और उस गोले में घूम रही है। अल्फा कण गई, दिशा परिवर्तित करके वो गोले में घूम रही हैं। इसका मतलब उनकी जो दिशाएं परिवर्तन होने का मेन कारण है केंद्र में होना हो उदासीन कण होंगे जो उस ना वो आकर्षण कर पा रही है, ना वो
प्रतिकर्षण कर पा रही है, लेकिन एक ऐसे ना वो बाहर निकल पा रही है, क्योंकि इनमें धन और ऋण दोनों है, ना वो पास आ पा रही है ना वो दूर जा पा रही है। तो इनमें कहीं ना कहीं तीसरा तथ्य उन्होंने क्या निकाला कि कहीं ना कहीं इनमें उदासीन कण उपस्थित है, जिसकी वजह से वो अपनी दिशा बदलती रह रही है, जिग जैग हो रही है और पूरे गोले में घूम रही हैं। लास्ट उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा कण बाहर निकल जा रहे हैं, पूरा आर पार बाहर चली जा रही है। मतलब उन्होंने ये तथ्य किया कि हो ना हो इस गोले में कहीं कहीं पर खाली जगह है, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, धन आवेशित नहीं है, उस खाली जगह से किरणें बाहर निकल जा रही है। मतलब कि ये संरचना जो है एक खोखली संरचना है, जिसमें कक्ष और कक्षक उपस्थित होते हैं। खोखली संरचना चौथा उन्होंने निकाला कि यह खोखली संरचना है, जिसमें कक्ष में इलेक्ट्रॉन होंगे और कक्षक में छोटे छोटे कक्ष होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कक्षक में कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं और केंद्र में धनावेशित और उदासीन कण होते हैं। और जो बचे हुए भाग हैं वो रिक्तिका होती हैं, जो वैक्यूल होता है रिक्तिका, इससे वो आर पार हो जा रही हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 4 कारण निकाला, जिससे ये प्रमाणित हो गया कि परमाणु की संरचना गोल होती है, ओवल शेप में, बीच में आपका केंद्र होता है, न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें धन आयन और उदासीन कण होते हैं। बाहर की ओर अलग अलग क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, और इन कक्षक में अलग अलग कक्ष बने होते हैं, जिनमें कक्ष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इस सिद्धांत के आधार पे हम परमाणु की संरचना की पुष्टि हो गई, जिससे उन्होंने इन चारों में बताया कि इलेक्ट्रॉन को उन्होंने कहा, मतलब ऋण आवेश को उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, जिसे हम एनोड कहते हैं। धन आयन को उन्होंने नाम दिया, जिसे हम कैथोड कहते हैं। उदासीन कण को न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल। और कक्षक को कहते हैं ऑर्बिटल, और कक्ष को कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, खोखली रिक्तिका को हम वैक्यूल कहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने संरचना दिया, और इससे रिलेटेड आपको थ्योरी बुक में भी मिल जाएगी और 10वीं के बुक में भी मिल जाएगी। 10वीं में आपको पेरियोडिक टेबल में या क्लासिफिकेशन में परमाणु के सिद्धांत के बारे में अच्छे से दिया हुआ है, तो आप चाहो तो उसमें से नोट्स बना सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो।